डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जो एक ह्यूमन बॉडी है ये कैसे ब्रीथिंग परफॉर्म करती है, ये एयर को कैसे इनटेक करती है और जो बैड एयर होता है वो कैसे इसको रिलीज करती है। तो इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेलेशन और दूसरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सहेलेशन। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है और ये सेम टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। जब एक ह्यूमन बॉडी सांस अंदर की तरफ लेती है और सांस बाहर की तरफ छोड़ देती है तो उस टाइम पे ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहला वाला पार्ट दैट इज इनहेलेशन, जिसको हम और एक नाम देते हैं इंस्पिरेशन। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? शाह अंदर कुन जब साथ ह्यूमन बॉडी शाह अंदर कुन तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेलेशन या उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन। अब इस टाइम पीरियड के दौरान जब ह्यूमन बॉडी सांस अंदर की तरफ लेता है तो इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जो इस सांस लेने में वहां पे मदद करता है, सांस लेने में वहां पे हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है पहले हम बताएंगे कि इनहेलेशन प्रोसेस हम किसको कहते हैं। प्रोसेस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से जो एक ह्यूमन बॉडी होती है ये एयर को एंटर करती है, ये एयर को लंग्स के अंदर पहुंचाती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। तो मींस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से एक ह्यूमन बॉडी एयर को एंटर करती है या एयर को लंग्स के अंदर ले जाती है उसको हम नाम देते हैं इनहेलेशन या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन। मींस इस टाइम पीरियड के दौरान ये ब्रीदिंग इन करता है, मींस एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, अपने लंग्स के अंदर ले जाता है। अब इनहेलेशन के दौरान क्या होता है या ह्यूमन बॉडी कैसे वहां पे इनहेलेशन परफॉर्म करता है, क्या इसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो नहीं है या ये सिंपल सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से एक ह्यूमन बॉडी एयर को इनहेल करती है या ब्रीदिंग इन करती है। अगर हम देखेंगे जब एक ह्यूमन बॉडी इनहेलेशन परफॉर्म करती है, जब ये सांस अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है, अपने लंग्स के अंदर ले जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वहां पे नीचे डायफ्राम होता है और उसके साथ साथ जो वहां पे मसल्स होते हैं दैट आर अटैच्ड टू द रिब्स, जो वहां पे लंग का स्ट्रक्चर होता है, तो जो ये लंग्स होते हैं इन लंग्स के ऊपर से वहां पे रिब्स लगे होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो इनको कवर करते हैं। इसी तरफ यहां से भी प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में स्टर्नम प्रेजेंट होता है। जो नीचे से यहाँ पे डायफ्राम होता है, जो वहां पे फ्लोर होता है थोरेसिक कैविटी का, जिसके ऊपर ये जो लंग्स होते हैं रेस्ट करते हैं। ये डायफ्राम और ये जो मसल्स होते हैं जो इन रिब्स के दरमियान वहां पे मसल्स होते हैं दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मींस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो वहां पे डायफ्राम और जो वहां पे मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाती है तो वहां पे रिजल्ट क्या निकलता है, द थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स। जो ये थोरेसिक कैविटी होती है ये एक्सपैंड हो जाती है, ये फैल जाती है, ये बड़ी हो जाती है। जब हम सांस अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है ये एक्सपैंड हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। और इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, एक तो ये बाहर की तरफ आ जाती है और उसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ आ जाती है, दैट इज मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ये एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड पीरियड के दौरान ये क्या करती है, एक तो ये अपवर्ड्स की तरफ मूव हो जाती है और उसके साथ साथ ये आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स की तरफ मूव करती है। जब हम सांस लेते हैं, अगर आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो ये जो थोरेसिक कैविटी होती है एक तो ये बाहर की तरफ निकल जाती है और उसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे ये दो स्टेप्स होते हैं, एक तो ये आउटवर्ड की तरफ मूव करती है और उसके साथ साथ ये अपवर्ड की तरफ मूव करती है। मींस ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ये एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड कैसे हो जाती है, यहाँ पे जो डायफ्राम और जो यहाँ पे मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान वहां पे इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, अपवर्ड्स की तरफ मूव करती है और ये आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती है। जब ये एक्सपैंड हो जाती है तो वहां पे हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मींस इसके अंदर जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है। अभी तक ये छोटी थी, इसमें स्पेस कम थी, लेकिन जब ये एक्सपैंड हो जाती है तो इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। जब ये थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, जब ये थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, जब इसके अंदर वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है जब वो इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे और एक रिजल्ट सामने आ जाता है। जब किसी चीज का जो वॉल्यूम होता है जब वहां पे बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो सबस्टेंस का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। जब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो थोरेसिक कैविटी होती है इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इस थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक लंग्स कंट्रैक्ट थे, अभी वो एक्सपैंड नहीं हुए थे, लेकिन जब लंग्स के बाहर जो थोरेसिक कैविटी जिसमें वो प्रेजेंट होते थे, जब उसकी जो स्पेस होती है, जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इन लंग्स को स्पेस मिल जाती है एक्सपैंड होने के लिए। तो मींस वहां पे क्या होगा, जो लंग्स का प्रेशर होता है, जो इनसाइड लंग्स प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इनसाइड लंग्स का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मींस ये जो लंग्स होते हैं जब यहाँ पे थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो घट जाता है, वो डिक्रीज होता है, वो कम हो जाता है। अब जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग या वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, तो यहां से रिजल्ट निकलता है कि जो लंग्स होते हैं
इनमें जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, जो वहां पे एयर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे डेवलप हो जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। किस किस के दरमियान? एटमॉस्फेयर के एयर के दरमियान और जो हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होता है उसके दरमियान। अब तक जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज्यादा था, तभी हम जो सांस होते हैं वो बाहर छोड़ते थे। लेकिन जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, और जो लंग्स का प्रेशर होता है इनसाइड, जो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होता है एल्वियस सैक्स के अंदर, जो वहां पे एयर प्रेजेंट होता है उसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाती है। किस किस के दरमियान? एटमॉस्फेरिक एयर के दरमियान और जो इनसाइड लंग्स वहां पे एयर प्रेजेंट होता है उसके दरमियान वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अब हमारे लंग्स से बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें जो एयर होता है इसका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है वहां पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पे क्या होता है, जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? द एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। जो बाहर एयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ जाता है और वो लंग्स के अंदर चला जाता है। तो मींस अगर ये यहां पे लंग्स प्रेजेंट है, इस लंग्स में जब जो प्रेशर होता है जब वो डिक्रीज हो जाता है और जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ये इंक्रीज होता है तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से जो बाहर का एयर होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। तो मींस जब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है एटमॉस्फेयर के दरमियान और हमारे इनसाइड लंग्स के दरमियान, तो रिजल्ट क्या निकलता है? जो हमारा एक्सटर्नल एयर होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है वो आउटसाइड से लेकर हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। जैसे आपने डिफ्यूजन में पढ़ा होगा, कोई सबस्टेंस कोई मॉलिक्यूल वहां पे मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेम यहाँ पे बाहर हायर कंसंट्रेशन होती है और जो अंदर होता है वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है। तो वहां पे जो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वहां पे क्या होता है, जो एयर होता है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। अब जब ये एयर हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, तो ये फाइनली हमारे लंग्स के एल्वियोलस सैक्स तक पहुंच जाता है। तो ये पहुंच जाता है कहां तक? जो यहाँ पे ये एल्वियोलस सैक्स होते हैं, जो हमारे लंग्स में फाइन क्लस्टर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर पहुंच जाता है। जब एयर इनटेक होता है, जब ये हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, हमारे एल्वियोलस सैक्स के अंदर पहुंच जाता है, लंग्स के एल्वियोलस सैक्स तक पहुंच जाता है, तो इन लंग्स के अंदर, इन एल्वियोलस सैक्स के अंदर क्या होता है? इन एल्वियोलस सैक्स के अंदर वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, या जो ऑक्सीजन होता है उसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। जब वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो बाहर यहां से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। इस ब्लड में वहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनहेलेशन प्रोसेस की मदद से जब ये फ्रेश एयर हमारे एल्वियोलस सैक्स तक पहुंच जाता है वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ पे डेवलप हो जाती है डिफरेंस, या वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। जो हमारे एल्वियोलस सैक्स होते हैं वहां पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ब्लड होता है वहां पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो इससे वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है बिटवीन एल्वियोलस सैक्स एंड द ब्लड कैपिलरीज, या बिटवीन एल्वियोलस सैक्स एंड द ब्लड। यहां पे भी प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ था, तो जो एयर था वो आउटसाइड से लेकर लंग्स तक चला गया। अब यहां पे डेवलप होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एल्वियोलस सैक्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है उनमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो बहुत कम है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। जो ये ऑक्सीजन होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की मदद से फ्रॉम द एल्वियोलस सैक्स ये ब्लड में चला जाता है, ये ब्लड में डिफ्यूज करता है। क्योंकि आपने डिफ्यूजन में पढ़ा होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ये मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये एल्वियोलस सैक्स को छोड़कर ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में मूव करता है। तो मींस इससे हमारे एल्वियोलस सैक्स और हमारे ब्लड में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच जाता है और उसके बाद जो ब्लड होता है इसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यह है मैकेनिज्म किसके पीछे, इनहेलेशन के पीछे। अब यहाँ पे जो मेन रोल कौन प्ले करता है, दैट इज डायफ्राम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। जो रिब्स में वहां पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारी थोड़ी कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, टू डेवलप द प्रेशर ग्रेडियंट, इस प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे, जो इनहेलेशन है इसको हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन, दैट इज टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ या ब्रीदिंग इन करते हैं उसको हम नाम देते हैं इनहेलेशन। तो मैकेनिज्म क्या है, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो डायफ्राम होता है और जो हमारे रिब्स के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी थोड़ी कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। जब थोड़ी कैविटी एक्सपैंड हो जाती है वो मूव होती है आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ आ जाती है और आउटवर्ड्स की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी कैविटी में जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अब वहां से डेवलप होता है प्रेशर ग्रेडियंट
ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड द लंग्स। जब वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है वो डायरेक्टली मूव करता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर रीजन, तो वो आउटसाइड से इनसाइड लंग्स तक पहुंच जाता है और वो हमारे लंग्स तक चला जाता है। जब ये एयर लंग्स तक पहुंच जाता है तो ये फाइनली इसमें एयर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हमारे एल्वियोलर सैक्स के अंदर पहुंच जाता है और एल्वियोलर सैक्स में वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है किसके दरमियान, हमारे एल्वियोलर सैक्स के दरमियान और जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है उसके दरमियान। जब वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन होता है एल्वियोलर सैक्स में, ये मूव करता है फ्रॉम द एल्वियोलर सैक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज और ये फाइनली ब्लड में पहुंच जाता है। और उसके बाद जो ब्लड होता है ये इस फ्रेश ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिस तरह से हमारे हर एक बॉडी पार्ट में वहां पे ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो ये डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिबस के साथ अटैच होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने में, जिसकी मदद से हम इनहेलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा दैट इज एक्सेलेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। वहां पे भी सेम मैकेनिज्म मालूम होता है लेकिन उसका रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सेलेशन कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो बैड एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे ब्लड से हमारे लंग से बाहर आ जाता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है।